दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की, चाहे बैंक की, चाहे रेलवे की, तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टेस्ट सीरीज जब आप लगाते हो तो यहाँ पर आपकी जो वीकनेस है उसका आपको पता लगता है। ऑल ओवर इंडिया में आपकी जो रैंक है यहाँ पर शो होती है। तो यहाँ पर टेस्ट बुक आपके लिए लेकर आया है। इनका सब्सक्रिप्शन जो आपको मिलता है 1 साल का 299 रुपीज का। इसमें आप 1 साल में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होती है, चाहे ग्रुप डी की हो, एनटीपीसी की हो, चाहे किसी भी आपके जो गवर्नमेंट जॉब है उसके आपके एग्जाम होती है, उसकी टेस्ट आपको सारे के सारे मिल जाते हैं। यानी गाइज आपको अलग अलग पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैं एनटीपीसी की बात करूं तो यहां पर आपको लगभग 300 टेस्ट मिलते हैं। फुल टेस्ट है, चैप्टर वाइज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और आपके स्पीड टेस्ट पे आपको दिए गए हैं। तो अभी तक आपने किसी प्रकार का टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, टेस्ट बुक आपका ले सकते हैं। 299 रुपीज का आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है, लेकिन आपको स्पेशल लिंक के द्वारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया है, वहां आप क्लिक करेंगे तो आपको प्राइस है वहां पर 269 शो होगी। अगर आपको प्राइस 269 शो नहीं होती है तो आपको एक कोड का इस्तेमाल करना है जो आपका है खेमराज। जैसे ही आप खेमराज कोड का इस्तेमाल करेंगे आपको जो प्राइस है 10% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आपने किसी प्रकार का टेस्ट सीरीज नहीं लिया है, आप टेस्ट बुक को ले सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है। हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम करेंगे अपनी जो केमिस्ट्री की क्लास चल रही है उसका क्लास नंबर 24। और दोस्तों एक क्लास और आएगी, उसके बाद में आपका केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म है। जी हाँ, आपके इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, सर कितनी क्लासेस और बाकी है, कितनी क्लासेस और बाकी है। तो देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कोयले के बारे में। कोयले का निर्माण कैसे हुआ, कोयला कितना प्रकार का होता है और कौन सा शुद्ध होता है सबसे अच्छा। फिर उसमें इसी के बाद हम देखेंगे कोयले के महत्वपूर्ण यौगिक, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सीएनजी है ना, और आपका एलपीजी गैस होती है, और पॉलीमर जो होते हैं है ना, जो आपके बहुलक होते हैं, नायलॉन 66, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, बहुत सारे, वो उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो आपके जो प्राकृतिक रबड़ होता है, नेचुरल रबड़, वो कैसे बनाया जाता है। तो जो भी क्वेश्चन है सब आज हम करेंगे। और कल जो अपनी एक क्लास और आएगी जिसमें गाइस हम करेंगे आपका जो गैस नियम है, गैस नियम और आपका जो मोल कॉन्सेप्ट है उसको करेंगे। फिर अपना जो केमिस्ट्री का सिलेबस है लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम बायोलॉजी क्लास करेंगे। तो चलिए पहले हम पढ़ेंगे इनके बारे में, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक। अब देखिए कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक बताने से पहले यहां पर आप टॉपिक डाल लीजिए, कार्बन आपका जो कोयला है ना, कोयला है वो कैसे बना और कोयला कितने प्रकार का होता है। तो देखिए कोयला जो होता है, कोयले का निर्माण कैसे हुआ। तो कोयला और पेट्रोलियम जो होते हैं ना, इनका निर्माण एक साथ हुआ है। कैसे, देखिए जब आपके आज से लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले, जब मान लीजिए इस पृथ्वी पर भूकंप आया, बाढ़ आया है ना, या कुछ भी अप्राकृतिक घटनाएं घटित हुई, तो जो पेड़ पौधे थे, जीव जंतु जो थे है ना, वो आपके धरती के नीचे चले गए और दब गए है ना। और जैसे ही दबे तो पृथ्वी का टेम्परेचर, जो कि पृथ्वी का टेम्परेचर नीचे जाने और बढ़ेगा। एक तो पृथ्वी का टेम्परेचर और दूसरा यहां पर प्रेशर, इसकी वजह से गाइस क्या हुआ, जो आपका पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, वो आपके कोयले के रूप में कन्वर्ट हो गए। तो इस प्रकार से कोयले का निर्माण यहां पर हुआ था, ठीक है। वो वाले कोयले की बात नहीं कर रहा लकड़ी से, आप कहेंगे सर लकड़ी को जला के और बुझा के कोयला बना लेंगे, उस वाले कोयले की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कोयला है वो आपके 4 प्रकार का होता है ना, कोयला होता है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, देखिए कोयला 4 प्रकार का होता है ना। देखिए एक आपका होता है एंथ्रेसाइट, ठीक है, एक आपका होता है एंथ्रेसाइट, ठीक है। दूसरा जो आपका होता है, दूसरा उसको बोलते हैं बिटुमिनस, बिटुमिनस, ठीक है। तीसरा जो आपका होता है लिग्नाइट, तीसरा क्या होता है लिग्नाइट, और चौथा होता है पीट कोयला, ठीक है। अब देखो प्रश्न क्या पूछा जाएगा, प्रश्न यहां पर यह आता है कि जो कोयला होता है उसका सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा होता है, यानी कि कोयला की जो प्रकार है उनमें सबसे अच्छा या सबसे बुरा, यही आपसे पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, बड़ा सिंपल सा है, रटना है ही नहीं। देखो देखो कुछ नहीं करना, देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, उससे आप याद भूलोगे नहीं। देखो जो आपका एंथ्रेसाइट है वो शुरू किससे होता है, ए से। बिटुमिनस किस शुरू होता है, बी से। लिग्नाइट किस शुरू होता है, एल से। और पीट किससे शुरू होता है, पी से। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आएगा वो ज्यादा शुद्ध है, जो बाद में आएगा वो कम शुद्ध है। यानी कि देखो एंथ्रेसाइट है वो पहले आता है, इसका मतलब कार्बन का, वो आपका कार्बन ने कोयले का सबसे बेस्ट जो प्रकार है, बेस्ट टाइप है, वो आपका एंथ्रेसाइट है। बताओ
हो गया ना याद भाई, भूलने की जरूरत ही नहीं है। एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट किस्म का कोयला है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें लगभग 85% आपका प्योर को आपका इसके अंदर अगर आपके पास जो भी कोयला है उसमें 85% यहां पर क्या पाया जाता है, उसके अंदर कोयला पाया जाता है ना। और उसके बाद आपका बिटुमिनस होता है, उसके बाद आपका लिग्नाइट होता है, और सबसे बुरा जो कोयला होता है पीट, है ना। इसमें कोयले की मात्रा बहुत कम होती है, इसको जलाओगे तो धुआं ही धुआं और प्रदूषण ही प्रदूषण होता है। तो कोयले के बारे में इतना सा आपको ध्यान रखना है, इसका निर्माण कैसे हुआ था। और यहां पर ये क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं भाई सबसे अच्छा प्रकार कौन सा कोयले का, तो एंथ्रेसाइट, और सबसे बुरा जो आपका है वो आपका है पीट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। देखिए आगे यहां पर पढ़ते हैं आपके कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि इसको फ्रियोन भी बोलते हैं, इसको हम CFC भी बोलते हैं, क्योंकि देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC ये वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसकी वजह से जो ओजोन परत है उसके अंदर आपका डैमेज हो रहा है, ओजोन जो परत है उसमें धीरे धीरे क्षय हो रहा है। और ये वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये वही फ्रियोन है जिसका उपयोग हम रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रीज और आपका जो एयर कंडीशन है यानी कि AC के अंदर करते हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं आखिर ये होता क्या है। तो देखिए कार्बन का, देखो कार्बन का क्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक है, जब कार्बन परमाणु है अगर उसके साथ क्लोरीन और फ्लोरीन के परमाणु जुड़ जाते हैं ना तो आपका क्या बनता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाम से ही पता लग रहा है आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है CFC या फिर आपसे पूछेगा फ्रियोन किस किस से मिलकर बना होता है। तो ध्यान रखना, एक तो क्लोरीन से, एक फ्लोरीन से, एक आपका कार्बन से, तीन चीजों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब देखिए अब आपके जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC, इसको देखिए इसका नामकरण देखते हैं, इसका नामकरण है वो आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इसका नामकरण लिखने के लिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं X फिर Y फिर Z। अब यहां पर XYZ क्या है ये देख लीजिए, क्योंकि यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि फ्रियोन 11 का सूत्र बताइए, है ना, फ्रियोन 12 का सूत्र बताइए। तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे लिखते हैं। वैसे आप डायरेक्ट मैं आपको एक बताऊंगा, फ्रियोन 11 का तो आपको याद करके रखना है, एग्जाम में बार बार पूछता है। तो देखिए सूत्र लिखते हैं जो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं या फ्रियोन का, तो यहां पर लिखते हैं XYZ के हिसाब से। X क्या होता है, जो भी आपको दिया गया है, मान लीजिए ये आपको दिए गए, इनका सूत्र आपको लिखना है, तो जो भी आपको फ्रियोन दिया गया है उसमें देखेंगे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, मतलब कितने कार्बन है, उसमें से एक घटा देंगे तो आ जाएगा X। Y निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या देखेंगे उसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु है और उसमें क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, ये आ गया आपका Y। और Z कैसे निकालेंगे, Z निकालने के करते हैं जितने फ्लोरीन की संख्या है उतनी की उतनी लिख देंगे। यानी कि जब हम फ्रियोन है उसका नामकरण लिखते हैं तो क्लोरीन की संख्या को काउंट नहीं करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से लिखते हैं X Y और Z, इस प्रकार से लिखते हैं जहां पर X क्या है, जितने कार्बन है उनकी संख्या निकालो, आपको दी गई है उसमें से एक माइनस कर दो। Y क्या है, जितने आपको हाइड्रोजन दिए गए हैं उनमें एक ऐड कर दो। और Z क्या है, जितने भी फ्लोरीन दिए गए हैं उनकी संख्या ऐसे के ऐसे लिख दो। यह आपका नामकरण लिखा जाता है फ्रियोन का X Y और Z। अब चलिए आपके सामने मैंने 3 एग्जाम्पल लिख लिए हैं, अब आपको इनका नाम बताना है कि इसका नाम क्या है। आपसे पूछ लेगा बताइए इस फ्रियोन का नाम क्या है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसको करने के लिए क्या करना है, XYZ निकालना है ना, क्या करना है, X Y और Z निकालना है। अब देखो याद कीजिए भाई X क्या होता है, X का मतलब जितने कार्बन है उनमें से एक घटा दो। तो देखो कार्बन कितने हैं, यहाँ पर एक ही है और एक में से एक घटाओगे तो कितना बचेगा, 0। Y निकालो, Y के लिए क्या करते हैं, जितने हाइड्रोजन है उसमें एक जोड़ दो, हाइड्रोजन तो है ही नहीं और 0 हाइड्रोजन है, 0 में एक जोड़ दो तो कितना आएगा, 1। और Z क्या होता है, जितने फ्लोरीन होते हैं, है ना, जितने फ्लोरीन के परमाणु होते हैं उनकी संख्या, फ्लोरीन कितने हैं, 1, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 0 11, तो 0 तो हम काउंट करते नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 11। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फ्रेयोन 11, इसका नाम हो जाएगा फ्रियोन 11, ध्यान रखना। और फ्रियोन 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका सूत्र आपसे पूछा था एग्जाम में, तो आप रट भी सकते हैं, मतलब इसको याद भी कर सकते हैं। फ्रियोन 11 का CFCl3, ध्यान रखना CFCl3 आप रट भी सकते हैं, और अगर इस तरीके से आपको याद हो जाता है तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए हमको इसका नामकरण लिखना है, तो कैसे करेंगे, इसका नाम लिखने के लिए देखो
x निकालो, x का मतलब जितने कार्बन है उसकी संख्या में से एक घटा दो, एक ही कार्बन है, एक घटाया 0। f उसके बाद में हमको क्या निकालना है, y क्या होता है, जितने हाइड्रोजन की संख्या प्लस 1 कर दो, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, इसका मतलब 0 में 1 जोड़ेंगे 1। z क्या होता है, फ्लोरीन परमाणु संख्या, फ्लोरीन कितने हैं 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 012, 012 का मतलब क्या हो जाएगा फ्रियोन 12, क्या नाम हो जाएगा इसका, फ्रियोन 12 इसका नाम हो जाएगा। चलिए इसका नामकरण देखते हैं, इसका क्या नाम होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर देखो सबसे पहले x निकालेंगे, x का मतलब क्या होता है, जितने कार्बन माइनस 1, कार्बन कितने हैं 2, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1। उसके बाद देखो y निकालते हैं, y क्या होता है, जितने हाइड्रोजन प्लस 1, हाइड्रोजन की संख्या 0 तो प्लस 1 करेंगे हाइड्रोजन में तो आपका 1। z क्या होता है, z का मतलब जितने फ्लोरीन है उनकी संख्या, फ्लोरीन कितने हैं 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 112, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा फ्रियोन 112, क्या हो जाएगा फ्रियोन 112। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको यहां पर फ्रियोन का नामकरण लिखना आ गया होगा। ठीक है, फ्रियोन क्या होते हैं, कार्बन के फ्लोरो क्लोरो आपके जो यौगिक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आपका फ्लोरीन, आपका इसको फ्रियोन बोलते हैं। अब चलिए यहां पर आपको ध्यान रखना है, फ्रियोन 11 इंपोर्टेंट है, तो फ्रियोन 11 बनाया कैसे जाता है, तो यहां पर एक रासायनिक समीकरण लिख रखा है जिसमें आपको फ्रियोन बनाना बताया गया है कि फ्रियोन 11 कैसे बनता है। तो देखिए CCl4 इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, है ना, ये कार्बन है, और टेट्रा का मतलब होता है 4, बताया था ना आपको भाई, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा बताया था। तो देखो इसका नाम हो जाएगा, जब हम CCl4 यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड की अभिक्रिया HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड से कराते हैं SbCl5 की उपस्थिति में, तो यहां पर बनता है CfCl3 और आपका HCl। तो इस प्रकार से आपका जो फ्रियोन 11 है इसका निर्माण होता है। आपसे पूछ सकता है, वैसे बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन यहां पर आपको दिया गया था सिलेबस में, इसलिए आपको मैंने बता दिया है। तो यह आपका होता है फ्रियोन यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इसके उपयोग की बात करते हैं कि इसका उपयोग कहां होता है। तो देखिए पहला तो इसका उपयोग होता है अक्रिय विलायक के रूप में। अब देखिए अक्रिय विलायक के रूप में का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमको दो चीज दी गई है ना, और हमको क्या करना है, उनको मिला के एक साथ रखना है ना। तो होता क्या है, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास ये सोना है और हमने उसको किसी और चीज के अंदर रखना है, मान लो अल्कोहल के अंदर रखना है, किसी भी चीज के अंदर रखना है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूं। तो मान लीजिए अगर हमने सोना को अल्कोहल के अंदर रखा तो हो सकता है कि अल्कोहल से रिएक्शन करें, है ना, तो ऐसे विलायक की जरूरत पड़ेगी जो क्रिया ना करे, है ना। तो इसके रूप में हम फ्रियोन 11 का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फ्रियोन आपके वो फ्रियोन जो होते हैं ऐसे विलायक होते हैं जो क्रिया नहीं करते। मान लीजिए आपने किसी चीज के अंदर इसको डाल दिया तो ये उस विलय से क्रिया नहीं करेंगे, है ना। आगे बात करते हैं आपके जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रिज जो होती हैं, और आपके एसी यानी कि एयर कंडीशन, उनमें प्रशीतक के रूप में, यानी कि जो ठंडे पदार्थ जो चीजों को ठंडा करते हैं ना उसके अंदर, उसके रूप में आपके प्रशीतक का उपयोग होता है। प्रशीतक क्या होते हैं, जो आपको फ्रिज को ठंडा या रूम में अंदर जो आपका एसी लगाई जाती है उसको ठंडा करने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रशीतक। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपके एसी होती है ना, एसी या फ्रिज, उसके अंदर प्रशीतक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना फ्रेयॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं, यहां पर आगे दो चीजें हैं, देखिए CNG और LPG। तो देखिए मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहां पर स्पेस चाहिए होगा। अब देखिए पहले बात करते हैं कि CNG क्या होती है और आपका LPG होती क्या है। अब देखिए यहां पर मैं आपको बताऊं तो देखिए ये बनती कैसी है। देखो तो मान लीजिए कि भाई यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपका जब वैज्ञानिकों ने खोज की, है ना, तो यहां पर भैया कुएं का वो निकल गया, है ना, यहां पर एक कुएं का मतलब यहां पर तेल का कुआं निकल गया, है ना। जैसे आपका जो बोरवेल होती है ना, तो पानी निकलता है ना जमीन के अंदर से, वैसे ही तेल भी अंदर से निकलता है, जिसको हम क्रूड ऑयल या कच्चा तेल बोलते हैं। वो जो सऊदी अरब वगैरह में ज्यादा होता है, हमारे इंडिया में नहीं निकलता है। हालांकि हमारे इंडिया में भी थोड़ा बहुत निकलता है, लेकिन 85% हम बाहर से ही क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इसलिए तेल अपना जो पेट्रोल वगैरह है महंगा होता है। हालांकि पेट्रोल वगैरह होता है, इसके ऊपर गवर्नमेंट और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, इसकी वजह से इतना महंगा होता है। तो यहां पर क्या होता है, देखिए ये किस प्रकार से निकलता है। मान लीजिए ये कुआं हमने खोदा, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर देखो मान लीजिए यहां पर ये आपका यहां पर कच्चा तेल भरा हुआ है ना। अगर यहां पर कच्चा तेल भरा हुआ है ना, तो यहां पर इस प्रकार से जो आपकी प्राकृतिक गैस है
यहां पर पाई जाती है, प्राकृतिक गैस यहां पर पाई जाती है। ये जो कच्चा तेल है ना, इसके ऊपर आपकी प्राकृतिक गैस पाई जाती है। मतलब जब हम कुआं खोदते हैं, मान लीजिए यहां पर जैसे बाड़मेर में है ना, तो मान लीजिए हमको पता लगा कि यहां पर भाई तेल के स्रोत है ना, तेल का कुआं निकला है, तब उसको खोदते हैं ना, तो नीचे तो निकलता है क्या, कच्चा तेल, जिसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं या क्रूड ऑयल बोलते हैं, है ना। इसको काला सोना भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ब्लैक गोल्ड, है ना, क्योंकि सोना ही है ना, सोने से कम थोड़ी है। तो यहां पर ये जो नीचे होता है ना, ये तो आपका होता है कच्चा तेल, और कच्चे तेल के ऊपर जस्ट ऊपर पाई जाती है आपकी सीएनजी गैस, यानी कि आपका संपीड़ित प्राकृतिक गैस, है ना। इसको हम प्राकृतिक गैस बोलते हैं, बाद में इसको कंप्रेस्ड कर देते हैं। अब देखिए, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए हम दो पाइप लगाते हैं। एक पाइप तो ऐसे लगाते हैं नीचे, जिससे आपका कच्चा तेल है वो अलग से निकल जाए, और एक पाइप इसमें लगाते हैं जिससे हम प्राकृतिक जो गैस होती है उसको यहां से निकाल लेते हैं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपकी जो सीएनजी गैस है ना, वो यहां से निकाली जाती है। अब एलपीजी गैस कहां से निकाली जाती है वो भी मैं आपको बताता हूं, तो इसको हम हटा देते हैं, ये तो मैंने आपको समझाया है। अब देखिए, अब बात करते हैं दोनों के ऊपर एलपीजी और सीएनजी होती क्या है। तो देखिए, पहले बात करते हैं सीएनजी का नाम। तो इसका जो पूरा नाम होता है वो आपके होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या नाम होता है इसका, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि कॉम्प्रेस्ड, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसका नाम होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसका नाम क्या है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी कि इसको हम बोलेंगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, पहली बात तो ये भाई, इनका नाम होता है, सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और एलपीजी का पूरा नाम होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब देखिए, अब बात करते हैं इनकी। देखो, आपका जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है ना, ये निकलती कहां से है। अब देखो, ये आपके प्राकृतिक गैस होती है, मतलब जब जहां पे तेल का कुआं निकलता है उसके ऊपर पाई जाती है, तो बाद में क्या करते हैं, इसको सिलेंडर में भरकर उच्च दाब पर इसको क्या करते हैं, भंडारित करते हैं, तो इसका नाम पड़ जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब बात करते हैं कि ये कैसे बनती है, एलपीजी कैसे बनती है। तो देखिए, जो कच्चा तेल होता है ना, कच्चा तेल, जब उससे बहुत सारे पदार्थ अलग किए जाते हैं, जो कच्चा तेल होता है उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम में बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं, आपका डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, है ना, और आपकी एलपीजी। तो होता क्या है, जब आपके पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम पदार्थ का मतलब है इसमें सब मिक्स होते हैं, है ना, कच्चा तेल होता है ना, उसको ही हम पेट्रोलियम बोलते हैं। तो होता क्या है, जब आपका पेट्रोलियम जो होता है ना, पेट्रोलियम से पेट्रोल बनाया जाता है, डीजल बनाया जाता है, केरोसिन बनाया जाता है ना, तो उस समय आपके एलपीजी गैस यहां से बनती है, पेट्रोलियम से ही। इसलिए इसको बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, है ना, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इसको हम प्रेशर लगा के लिक्विड अवस्था में स्टोर कर लेते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया द्रवित पेट्रोलियम गैस। अब यहां पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, वो क्या, कि आपका जो सीएनजी होती है, इसमें मेन रूप से कौन सी गैस पाई जाती है, आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो, इसमें क्या आ रहा है, शुरुआत में सी, और सी से क्या बनेगा, CH4, और इसे हम क्या बोलते हैं, मीथेन या मेथेन, ध्यान रखना। तो एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सीएनजी में कौन सी गैस पाई जाती है, ध्यान रखना, मीथेन गैस पाई जाती है, CH4। अब यहां पर अब बच गए एलपीजी, तो ध्यान रखना, एलपीजी में दो गैस पाई जाती है, एक आपकी होती है प्रोपेन, एक होती है ब्यूटेन। एक होती है प्रोपेन, एक आपकी होती है ब्यूटेन, याद हो जाएगा ना आपको। ठीक है भाई, कंफ्यूजन तो ये होता है ना कि भाई किस में कौन सी पाई जाती है, तो ध्यान रखना, सीएनजी में पाई जाएगी CH4, जिसको हम बोलते हैं मेथेन, और आपकी जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है एलपीजी, उसमें पाई जाएगी प्रोपेन और ब्यूटेन। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा एक बात और नोट कीजिए कि आपकी एलपीजी और आपका सीएनजी दोनों में से बेहतरीन कौन सी है, अच्छी कौन सी है। अब देखिए, अब आपको बताते हैं कि आपके दोनों में से अच्छी कौन सी है। तो देखिए, होता क्या है कि आपकी जो सीएनजी गैस है ना, सीएनजी गैस, वो आपका इसमें प्रदूषण कम होता है। जो आपकी सीएनजी गैस होती है ना, इसका प्रदूषण भी कम होता है, और जब यह हवा में खुली हो जाती है ना, मान लीजिए जब हवा में खुल जाती है, मान लीजिए फैल जाती है, इसका रिसाव हो गया, मान लीजिए सीएनजी गैस है, ये मान लीजिए आपने सिलेंडर के अंदर भर रखा है और वो गलती से लीक हो गई, तो सीएनजी गैस क्या होती है, ये आपके फैल जाती है ना। और मान लीजिए अगर आग लग गई गलती से,
तो यहां पर आग लगने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि आपकी सीएनजी गैस होती है ना बहुत ही हल्की होती है और ये एक जगह इकट्ठा नहीं हो जाती है, फैल जाती है। लेकिन जो आपकी एलपीजी गैस है, एलपीजी गैस क्या होती है, थोड़ी भारी गैस होती है और अगर ये लीकेज हो जाती है तो ये वहीं पर स्टोर हो जाती है। वहीं मान लीजिए इस कमरे में आपके लीकेज हो गई तो यहीं पर बैठ जाएगी और अगर गलती से आग पकड़ ली तो यहां पर आग लग जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना है, जहां पर एलपीजी जो है ना ये इस प्रकार से थोड़ी क्या होती है, खतरनाक होती है, जबकि सीएनजी खतरनाक नहीं होती। फिर भी हम एलपीजी का उपयोग क्यों करते हैं भाई, फिर भी हम एलपीजी का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा एलपीजी के सिलेंडर आते हैं, है ना, और वैसे भी आपके जो बहुत सारी आजकल कार चलती हैं, है ना, तो उनमें एलपीजी के सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों? ठीक है, आप सोच रहे हैं सर जब ये वाली खतरनाक है तो सर फिर क्यों उपयोग करते हैं? हाँ, तो इसका मतलब, इसका कारण यह है कि इसकी जो कैलोरिक वैल्यू है ना, इसकी जो कैलोरी वैल्यू है, मतलब क्या है भाई, 1 ग्राम आप इसको जलाओ और 1 ग्राम इसको जलाओ तो कौन ज्यादा ऊष्मा देगा, है ना। मान लीजिए 1 ग्राम तो आपने ये जलाई, है ना, और 1 ग्राम ये जलाई। मान लीजिए 1 ग्राम समझ नहीं आ रहा तो मान लो आपने इसकी सहायता से चाय बनाई और इसकी सहायता से उतनी चाय बनाई, तो हम क्या, जब हम देखते हैं ना, मान लीजिए हमको 2 कप चाय बनानी है तो सीएनजी का उपयोग किया और 2 कप चाय बने तो एलपीजी गैस किया, तो यहां पर सीएनजी गैस ज्यादा खर्च होती है ना, मतलब इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कम होती है जबकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू उच्च होती है, इसलिए हम एलपीजी गैस का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना है। हालांकि सीएनजी का भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एलपीजी का उपयोग ज्यादा करते हैं। अब यहां पर समस्या ये हो जाती है कि भाई एलपीजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो तो ज्यादा है, फिर सर यहां पर इस दुर्घटना को रोकने के लिए क्या करें, है ना भाई, इस दुर्घटना को रोकने के लिए क्या करें? मान लीजिए ये तो रिसाव हो गई तो फिर ये तो संकट उत्पन्न हो जाएगा, है ना, एक प्रकार से खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, इसमें एक चीज मिलाते हैं, किसमें? एलपीजी के अंदर। एलपीजी के अंदर मिलाते हैं हम, आपका एलपीजी के अंदर मिलाते हैं, आप लिख लीजिए मिथाइल इसके अंदर मिलाते हैं, है ना, मिथाइल मरकॉप्टोन, क्या बोलाता है, मिथाइल मरकॉप्टेन, है ना, ये मिलाते हैं इसके अंदर, मिथाइल मरकैप्टोन इसके अंदर मिलाई जाती है। और जब मिथाइल मरकैप्टोन हम एलपीजी के अंदर मिलाते हैं ना, तो जब रिसाव हो जाता है गलती से एलपीजी का, तो यहां पर हमको खुशबू आती ना। अरे जब मान लीजिए रसोई के अंदर आप जाते हो तो आपसे कोई कहता है कि इसका तो रिसाव हो रहा है, मेरे नाक में गैस की खुशबू आ रही है, तो पता कैसे लगता है? वो हमको पता लगता है आपका मिथाइल मरकैप्टन की सहायता से। मतलब ये जो गैस होती है उसको हम एलपीजी के सिलेंडर के अंदर डाल देते हैं, तो जब एलपीजी का रिसाव होता है ना तो हमको ये सुनाई, मतलब ये हमारे सुनाई क्या, हमारे नाकों में, हमारी जो नाक होती है उसके अंदर हमको पता लग जाता है सूंघ के कि यहाँ पर गैस लीक हो रही है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर जो मिथाइल मरकैप्टोन है इसका उपयोग करते हैं एलपीजी सिलेंडर के अंदर, ताकि अगर गलती से गैस लीक हो जाए तो उसका हमको पता लग जाए। तो गाइज ये थी आपकी सीएनजी और ये थी आपकी एलपीजी। मैंने आपको जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं यहां पर सब कुछ यहां पर डिस्कस कर दिया है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, पॉलीमर के बारे में, आपके बहुलक हैं उनको पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पॉलीमर यानी कि बहुलक के बारे में, ये क्या चीज होती है। अब देखिए यहां से जो प्रश्न आएंगे ना वो मैं आपको बताऊं किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो देखिए। तो देखिए पहले बात करते हैं पॉलीमर यानी कि बहुलक होते क्या है। तो देखिए बहुलक यानी कि पॉलीमर, बहु का मतलब एक से ज्यादा और लक का मतलब इकाइयां, यानी कि जब कोई सरल अणु होता है, मान लीजिए एक छोटा सा अणु होता है, उसकी बहुत सारी इकाइयां आपस में मिलकर एक बड़ी श्रृंखला वाले एक अणु का निर्माण कर लेती है, उसे हम बोलते हैं पॉलीमर यानी कि बहुलक। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास एथीन है, ये दूसरी एथीन रही, है ना, एक एथीन ये रही, दूसरी एथीन ये रही, तीसरी एथीन ये रही, और ऐसे बहुत सारी एथीन मिल गई। तो एथीन एक से ज्यादा हो गई, और एक से ज्यादा कोई चीज होती है ना उसको हम कॉमन चीज बोलते हैं पॉली। तो ध्यान रखना पॉली का मतलब होता है, यहां पर ध्यान रखना पॉली का मतलब यहां पर होगा एक से ज्यादा। तो पॉलीमर यानी कि एक से ज्यादा इकाइयां, तो यहां पर जो एथीन थी एक से ज्यादा एथीन मिली तो क्या बन गया पॉलीएथीन, यानी कि पॉलीथीन जो आप इस्तेमाल करते हो ना वो। तो आपका जो पॉलीमर है बहुलक का मतलब क्या है,
जब सरल छोटी इकाइयां होती हैं वो जो आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला जिसका अणुभार बहुत ही उच्च होता है उसका निर्माण करती है, उसे हम बोलते हैं पॉलीमर। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहां पर जो बहुलक होता है तो बहुलक बनाने के लिए जो छोटी छोटी इकाइयां भाग लेती है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं एक लक यानी कि मोनोमर। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। बहुलक बनाने के लिए प्रश्न कैसे आएगा? बहुलक निर्माण के लिए या बहुलक बनाने के लिए जिन छोटी छोटी इकाइयों की जरूरत पड़ती है या वे छोटी छोटी इकाइयां जो आपस में मिलकर एक बहुलक का निर्माण करती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गाइस कहते हैं मोनोमर। तो जब बहुत सारे एकलक इकाइयां, बहुत सारे मोनोमर आपस में मिल जाते हैं तो यहां पर बहुलक का निर्माण करते हैं। अब देखिए, बहुलक होते हैं दो टाइप के। कौन कौन से? आप जानते ही हैं भाई, नॉर्मली आप चीज जानते हैं, कोई चीज होती है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राकृतिक, एक होती है आपका संश्लेषित। तो पहले होती है, एक होती है प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, ठीक है, और दूसरे जो होते हैं जिनको हम बोलते हैं संश्लेषित यानी कि सिंथेटिक। संश्लेषित इनको हम आर्टिफिशियल बोल सकते हैं या इनको सिंथेटिक यानी कि जिनको हमने बनाया है। अब देखिए, जो प्राकृतिक बहुलक होते हैं वो कैसे बहुलक होते हैं? जो प्रकृति में खुद ही पाए जाते हैं। जैसे जो रबड़ होता है ना भाई, जो रबड़ काम में लेते हैं ना, रबड़, प्राकृतिक रबड़ वो इसका एग्जांपल है। ध्यान रखना, प्राकृतिक रबड़ जो है वो इसका एग्जांपल है। संश्लेषित की बात करें तो संश्लेषित में नायलॉन 66 है, टेफ्लॉन है, रियोन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहां पर जो भी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक के बारे में, प्राकृतिक बहुलक के बारे में। तो पहले आप डाल लीजिए प्राकृतिक बहुलक यानी कि नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सबसे पहले पढ़ेंगे आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसे हम बोलेंगे प्राकृतिक रबड़, और प्राकृतिक रबड़ के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। प्राकृतिक रबड़ है ना, जिसको बोलते हैं नेचुरल रबर, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहां पर प्रश्न जो पूछे जाएंगे सारा मैं आपको कराने वाला हूं, नेचुरल रबर, ठीक है। अब देखिए, पहली बात तो यह कि प्राकृतिक रबड़ बनाया कैसे जाता है। तो यहां पर प्राकृतिक रबड़ होता है एक पेड़ होता है जिसका नाम होता है हेविया ब्रांजेलियंसिस, ऐसा कुछ नाम है गाइस। थोड़ा सा नाम अटपटा है, मैं देख लेता हूं, है ना। नाम थोड़ा सा क्या है, अटपटा है। जो आपका रबड़ का पेड़ होता है ना, इसका नाम थोड़ा सा क्या है, अटपटा है। तो मैं यहां पर इंग्लिश में लिख देता हूं, ठीक है। तो जो आपके रबड़ के पेड़ का साइंटिफिक जो नेम होता है वह आपका होता है हेविया ब्रांसिलियंसिस, ठीक है। ये आपके प्राकृतिक रबड़ का जो पेड़ होता है उसका नाम होता है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि प्राकृतिक रबड़ बनता कैसे है। तो देखिए, ये प्राकृतिक रबड़ का पेड़ होता है। तो जो पेड़ होता है ना, पेड़ में क्या करते हैं, आप गूगल पे भी वीडियो देख लेना, कि जो आपका पेड़ होता है उसकी जो छाल होती है, यानी तना जो होता है, स्टेम होता है, उसमें ऐसे काटे जाते हैं, उसको काटते हैं ना, किसी पैनी चीज से काटते हैं। तो वहां पर क्या होता है, दूध निकलता है, या उसका रस जो निकलता है ना, वो उसे हम बोलते हैं लेटेक्स। और जो लेटेक्स होता है उसे से ही बनाया जाता है प्राकृतिक रबड़, ठीक है। तो देखिए, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपका प्राकृतिक रबड़ होता है उसके पेड़ का नाम होता है हेविया ब्रांसिलियंसिस। तो यहां पर क्या होता है, इस पेड़ में से एक दूध निकलता है, आप बोल सकते हो इसका जो दूध निकलता है उसे हम बोलते हैं लेटेक्स। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसको, लेटेक्स बोलते हैं। ध्यान रखना, लेटेक्स। तो ये जो लेटेक्स होता है इसी की सहायता से यहां पर प्राकृतिक रबड़ बनाया जाता है। अब देखिए, बनाया कैसे जाता है। तो देखिए, यहां पर एक प्रश्न और ध्यान रखना, यहां पर प्रश्न पूछा जाएगा प्राकृतिक रबड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर मैं आपको बताऊं कि भाई प्राकृतिक रबड़ में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो ये है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है, यह प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है इसका। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है। या तो इस प्रश्न को ऐसे पूछ लेंगे, या पूछ लेंगे प्राकृतिक रबड़ की एक लक इकाई क्या है। यानी कि प्राकृतिक जो रबड़ होता है ना, वो किससे बनता है, उसकी एक लक इकाई क्या है, उसका मोनोमर क्या है। या उससे पूछ लेगा प्राकृतिक रबड़ जो होता है वो किसका पॉलीमर होता है, किससे बना हुआ होता है। तो ध्यान रखना, यह आपका होता है आइसोप्रीन का, लिख लीजिए, ठीक है। यह आपका होता है आइसोप्रीन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, आइसोप्रीन। ध्यान रखना, यहां पर प्रश्न आया है बहुत बार। जो आपका प्राकृतिक रबड़ होता है वो आपका आइसोप्रीन का बहुलक होता है। देखिए कैसे, मान लीजिए यहां पर आइसोप्रीन जो होता है ना, उसका सूत्र होता है ये CH2 डबल बॉन्ड C, इसके बाद में यहां पर CH, CH3
और यहां पर CH2, ये आपका होता है, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रीन। ये जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन। क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं आइसोप्रीन। और ध्यान रखना, जब आपके बहुत सारी आइसोप्रीन आपस में मिलती है, मतलब मान लीजिए N, तो यहां पर देखिए इसका कराते हैं हम बहुलकीकरण, बहुलकीकरण यानी कि इसका पॉलीमर करवाते हैं। तो यहां पर क्या होता है, ये बॉन्ड इधर से टूटता है, ये बॉन्ड इधर से टूटता है। देखो कैसे टूटेगा, देखो देखो यहां पर मान लीजिए ये वाला बॉन्ड या बंद है, यहां से टूटेगा तो देखो कैसे बनेगा, यहां से देखो ऐसे ये टूटेगा तो यहां पर आ जाएगा CH2 इस प्रकार से। अब देखो एक यहां है, अब मान लीजिए यहां पर ये CH है ना, और यहां पर C, ये तो यूं का यूं रहेगा, है ना। और यहां पर देखो ये बंद टूटेगा यहां से इस प्रकार से, और यहां पर देखो ये CH2 और ऐसे हो जाएगा। लेकिन यहां पर ना आपका ड्यूअल बॉन्ड आ जाएगा, और ये आपका N, N का मतलब जितने हमने लिए हैं उतने। तो ये आपका होता है, ध्यान रखना, प्राकृतिक रबड़। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ होता है, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं पॉलीआइसोप्रीन। ये जो है ना, इसको हम पॉलीआइसोप्रीन भी बोल सकते हैं। तो गाइज इस प्रकार से बनाया जाता है प्राकृतिक रबड़, है ना। ध्यान रखना है, आपका आइसोप्रीन जो होता है ना, जो लेटेक्स होता है, लेटेक्स से प्राप्त होता है। और ध्यान रखना, इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन। तो प्रश्न पूछेगा प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है, ध्यान रखना आइसोप्रीन का। तो आइसोप्रीन जब लेते हैं, ये आपका आइसोप्रीन है। रिएक्शन तो आपके मुश्किल ही पूछी जाएगी, लेकिन आपको ध्यान रखना ये आइसोप्रीन होती है ना। और जब इसका बहुलकीकरण कराते हैं, पॉलीमराइजेशन कराते हैं, तो इस प्रकार से प्राकृतिक रबड़ बनता है। ये प्राकृतिक रबड़ का सूत्र होता है। अब देखिए यहां पर समस्या क्या होती है, जो आपका प्राकृतिक रबड़ बनता है ना, इसमें क्या होती है, देखो 2-3 प्रॉब्लम होती है। कौन कौन सी, एक तो प्रॉब्लम होती है इसमें तनन सामर्थ्य। एक तो क्या होती है, तनन सामर्थ्य जो होती है ना, इसकी तनन सामर्थ्य। ये क्या चीज होती है, सामर्थ्य। देखो तनन सामर्थ्य का मतलब होता है कि इसको जब खींचते हैं, है ना, तो ये ज्यादा खींचते तो ब्रेक हो जाता है ना। और एक इसमें क्या होता है, जो आपका प्राकृतिक रबड़ होता है, एक तो इसकी जो आपके जो तनन सामर्थ्य है वो कमजोर होती है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होती है कि इसकी प्रत्यास्थता होती है वो भी कम होती है ना। इसकी प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी जो होती है ना, प्रत्यास्थता, ये भी क्या होती है गाइस, इसकी खराब होती है। तो इसको सही करने के लिए यहां पर ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपका जो प्राकृतिक रबड़ होता है उसकी तनन सामर्थ्य व प्रत्यास्थता को सही करने के लिए यहां पर इसका कराया जाता है वल्कनीकरण। ध्यान रखना, वल्कनीकरण इस कराया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए जब आपका प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीनाइजेशन कराया जाता है, वल्कनीकरण करवाया जाता है, तो इसमें किस धातु के साथ इसको गर्म करते हैं। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सल्फर धातु के साथ इसको गर्म करते हैं। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्राकृतिक रबड़ में 2 प्रश्न ध्यान रखने हैं। पहला कि प्राकृतिक रबड़ होता है किसका, आपका बहुलक होता है, ध्यान रखना आइसोप्रीन का। और दूसरा ध्यान रखना है सल्फर के साथ इसको गर्म करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं वल्कनीकरण। क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी तनन सामर्थ्य होती है वो आपकी कम होती है और जो प्रत्यास्थता होती है वो कम होती है। तो इस प्रकार से हम जब इसको सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो इसकी तनन सामर्थ्य बढ़ जाती है, थोड़ा मजबूत हो जाता है, और इसके हम प्रोडक्ट है यहां पर बना सकते हैं। तो ये था आपका गाइस प्राकृतिक रबड़। तो प्राकृतिक जो आपका बहुलक है, नेचुरल बहुलक है, इसमें इतना सही है। अब हम पढ़ते हैं संश्लेषित बहुलक के बारे में, लेकिन इसको आप नोट डाउन कीजिए, यहां पर आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपके संश्लेषित बहुलक के बारे में। देखिए आपकी जो सिंथेटिक बहुलक है, संश्लेषित बहुलक है, उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहले होते हैं कृत्रिम रेशे, दूसरे होते हैं प्लास्टिक, और तीसरे होते हैं संश्लेषित रबर। तो पहले हम पढ़ते हैं आपके कृत्रिम रेशों के बारे में। देखिए कृत्रिम रेशों में आपको 2 इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं, एक आपका नाइलॉन 66, एक आपका टेरिलिन। देखिए नाइलॉन 66 है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है, नाइलॉन 66 के बारे में क्वेश्चन ज्यादा पूछ जाते हैं। देखिए नाइलॉन 66 है, इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखने हैं, इसकी एकलक इकाई, इसकी जो मोनोमर है वो आपको ध्यान रखना है। नाइलॉन 66 होता है वो आपके हेक्सामेथिलीन डाइएमीन व एडिपिक अम्ल की सहायता से बनाया जाता है। जब आप हेक्सामेथिलीन डाइएमीन व एडिपिक अम्ल का बहुलकीकरण करवाते हैं तब आपके बनता है नाइलॉन 66, यानी कि इसकी एकलक इकाई ध्यान रखनी है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन व एडिपिक अम्ल। इसका जो उपयोग किया जाता है, देखो टायर बनाने में,
कपड़े बनाने में, रेसे यानी कि फाइबर्स बनाने में, रस्सियां जो आती हैं उनको बनाने में, ब्रश जो आती हैं, ब्रश बहुत प्रकार की उनको बनाने में, मशीनों के गियर जो आते हैं, गियर उनको बनाने में, ये सब जगह नायलॉन 6 है, इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं टेरिलिन। टेरिलिन के बारे में आपको ध्यान रखना है, इसकी जो एकलक इकाई होती है वो आपकी होती है एथिलीन ग्लाइकोल व टेरेथैलिक अम्ल। कौन कौन सी होती हैं? एथिलीन ग्लाइकोल व टेरेथैलिक अम्ल इसकी एकलक इकाई होती है। इसका उपयोग देखो कहां करते हैं? कपड़े बनाने में, नाव की पोल जो होती है ना, उसको बनाने में, और आपके चुंबकीय टेप यानी कि मैग्नेट टेप, है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको इसके बारे में तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, तो ये इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं प्लास्टिक के बारे में। देखिए जो प्लास्टिक होते हैं, पहले तो ये बात करते हैं कि प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए प्लास्टिक होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से? एक जो प्लास्टिक होते हैं जिनको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, एक होते हैं थर्मोसेटिंग। अब देखो दोनों में फर्क क्या होता है। देखो थर्मोसेटिंग का मतलब क्या होता है? देखो सेट हो गए, नाम से पता लग रहा है ना, थर्मोसेटिंग मतलब सेट हो गए, यानी कि ऐसी प्लास्टिक जिनको मान लीजिए आपने एक बार गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद आपने उसको ठंडा कर दिया और एक निश्चित आकृति प्रदान कर दी, निश्चित शेप प्रदान कर दी, लेकिन मान लीजिए उस शेप में कोई दरार हो गई, कुछ खराब हो गया और वापस से आप उसको गर्म करना चाहें तो वो भाई साहब गर्म तो हो जाएंगे, जल ही जाएंगे, लेकिन वो दोबारा पिघलेंगे नहीं, है ना। तो ध्यान रखना है कि थर्मोसेटिंग आपके जो प्लास्टिक होती है, ऐसी प्लास्टिक होती है जो एक बार सेट हो गई वो दोबारा आप चेंज नहीं होती है, वो जल ही जाएगी लेकिन वो पिघलती नहीं है। लेकिन आपका जो थर्मोप्लास्टिक होती है वो क्या होती है? एक बार आपने सेट कर दिया, उसको आप दोबारा गर्म करोगे दोबारा पिघल जाएगी, फिर ठंडा करोगे फिर सेट हो जाएगी, फिर गर्म करोगे फिर आपके पिघल जाएगी। तो इस प्रकार आपके थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग होती है। अब आपको क्या ध्यान रखना है? आपको देखो थर्मोसेटिंग जो होती है, थर्मोसेटिंग का एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो थर्मोसेटिंग का एग्जांपल एक तो आपको ध्यान रखना है, एक तो आपका देखो थर्मोसेटिंग का एक तो आपका होता है जो आपका बेकेलाइट होता है, बेकेलाइट, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। एक तो आपका बेकेलाइट और एक आपका जो हमने अभी थोड़ी देर में रबड़ पढ़ा था, तो आपका जो वल्कनीकृत रबर होता है, वल्कनीकृत रबर, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है गाइस, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे गए हैं 2018 वाली में। और जबकि थर्मोप्लास्टिक में ये सारे आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखने हैं। अब चलिए बात करते हैं एक एक के बारे में। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं पॉलीथीन के बारे में। पॉलीथीन तो आप जानते ही हैं भाई, पॉलीथीन तो कौन नहीं जानता। पॉलीथीन आप बाजार सामान लेके आते हो, चीनी लेके आते हो, सब्जी लेके आते हो, तो देखिए पॉलीथीन होती है बनाई किस जाती है? तो एथीन जो होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब इसका बहुलकीकरण करवाते हैं, मतलब एक से ज्यादा लेकर इसका जब बहुलीकरण करवाते हैं, पॉलीमराइजेशन, तो यहां पर इस प्रकार से आपकी पॉलीथीन बनती है। इसका उपयोग तो आप जानते ही हैं, थैलियां बनाने में, है ना, आपकी पाइप बनाने में, ट्यूब बनाने में और आपकी बोतल बनाने में, ठीक है। आगे देखो, आगे है PVC, ध्यान रखना, इसका जो पूरा नाम है एग्जाम में पूछा गया है, इसका पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉली का मतलब एक से ज्यादा, तो ध्यान क्या रखना है, यहां पर प्रश्न पूछेगा PVC किससे बनाया जाता है, तो ध्यान रखना PVC की एकलक इकाई होती है विनाइल क्लोराइड। यानी कि जब एक से ज्यादा विनाइल क्लोराइड को लेते हैं और उसका बहुलकीकरण करवाते हैं तो पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि PVC बनती है। इसका उपयोग देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पाइप बनाने में, जूते बनाने में, थैले बनाने में, बरसाती कपड़े बनाने में, है ना, ये तो सब जानते हैं। लेकिन ये जो दोनों उपयोग हैं गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो केबल इंसुलेशन जो होता है, मतलब देखो जो हमारी केबल होती है, डोरिया जो होती है ना, विद्युत उपकरण में जो लगाई जाती है, उनके ऊपर जो कोटिंग की जाती है ना, उनके ऊपर जो कोटिंग की जाती है उनको विद्युत रोधी बनाने के लिए, तो उसमें आपका PVC का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दीवार में जो टाइल लगी होती हैं उसको बनाने में भी आपका PVC का उपयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं PN, ध्यान रखना ये PN पैन कार्ड वाला पेन नहीं है, ये अलग है। इसका पूरा नाम होता है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। तो क्या पता लगा भाई, ये पॉली आ रहा है, पॉली का मतलब एक से ज्यादा, मतलब एक्रिलोनाइट्राइल लोगे और उसका बहुलकीकरण करवाओगे तो यहां पर बन जाएगा पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। इसका उपयोग देखो स्वेटर बनाने में, गद्दे बनाने में, तकिए बनाने में और जो ऊन के जो भी चीज होती है उनको बनाने में इसका उपयोग करते हैं। आगे बात करते हैं पॉलीस्टाइरीन। तो ध्यान रखना किससे बनती है? स्टाइरीन से। स्टाइरीन को जब एक से ज्यादा लेते हो और उसका आप पॉलीमराइजेशन कराते हो, मतलब उसका आप जब उसका बहुलकीकरण करवाते हो तो बनता है पॉलीस्टाइरीन। इसके देखो उपयोग, चाय के कप बनाने में, बोतलों के ढक्कन बनाने में, रेफ्रिजरेटर के जो भाग होते हैं पार्ट्स बनाने में, पैकिंग सामग्री बनाने में और दीवार की टाइल बनाने में। तो ध्यान रखना गाइस, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, दीवार की टाइल और वो आपके
छत की टाइल, ओ ओके ओके गाइस, यहाँ पर ध्यान रखना ये यहाँ पे छत की टाइल था, ओके इसको थोड़ा चेंज कर लेना, ये छत की टाइल था, ओके ध्यान रखना ये छत की टाइल्स होगा, ठीक है। यानी कि आपका जो पीवीसी है ना, पीवीसी वो आपके छत की टाइल है ना, छत या फर्श अपन बोलते हैं ना, है ना, फर्श लिख लो, फर्श अच्छा रहेगा, फर्श की टाइल्स बनाने में। तो ध्यान रखना ये 2018 में पूछा गया था, ये है ना, निम्न में से किस बहुलक का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है, ध्यान रखना पीवीसी, है ना, और दीवार की टाइल वो आपका पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। तो ये आपका प्लास्टिक के बारे में था। अभी देखिए अभी हम पढ़ेंगे बेकेलेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, और अभी तो हम आपका संश्लेषित रबर के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। देखिए अब हम देखते हैं टेफ्लॉन के बारे में। टेफ्लॉन क्या होता है, बेकेलाइट क्या होता है। देखो टेफ्लॉन एक प्रकार का प्लास्टिक होता है, और इसका जो दूसरा नाम होता है आपका होता है PTFE, इसको बोलते हैं पॉली टेट्रा फ्लोरोएथीन। क्या नाम उसका, पॉली टेट्रा और फ्लोरोएथीन, यानी कि CF2 और CF2 इसका सूत्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसका उपयोग कहां करते हैं, देखो इसका उपयोग नॉन स्टिक कोटिंग के रूप में किया जाता है। नॉन स्टिक कोटिंग यानी कि न चिपकने वाले पदार्थ के रूप में इसका उपयोग करते हैं। जब हम कोई भी रसोई में कोई उपकरण बनाते हैं, है ना, तो इसका उपयोग करते हैं नॉन स्टिक कोटिंग के रूप में। अब देखो ऐसा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इससे कोई भी पदार्थ होता है वो आपका चिपकता नहीं है ना, और यह क्या करता है, इसमें कार्बन और फ्लोराइड बंद पाया जाता है, यानी कि कार्बन फ्लोराइड बॉन्डिंग के कारण इसके अंदर नॉन स्टिक कोटिंग का प्रॉपर्टी पाई जाती है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि निम्न में से किसका उपयोग नॉन स्टिक कोटिंग के रूप में किया जाता है, ध्यान रखना है टेफ्लॉन का। इसके अलावा ध्यान रखना है कि कुकिंग के जो बर्तन होते हैं उनमें आपका टेफ्लॉन का उपयोग करता है, न चिपकने वाले पदार्थ के रूप में टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं बेकेलाइट के रूप में। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि बेकेलाइट जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का थर्मोसेटिंग होता है ना। जो बेकेलाइट होता है एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग होता है ना। और मेलोमाइट भी एक होता है, ध्यान रखना, है ना। एक और होता है आपका, दो होते हैं, ध्यान रखना कि दो होते हैं जो आपके थर्मोसेटिंग होते हैं, है ना। तो मेलामाइन, ध्यान रखना, मेलामाइन भी ध्यान रखना, मेलामाइन ये आप नोट कर लेना, दोनों के दोनों का आपके ये होते हैं थर्मोसेटिंग होते हैं। अब देखिए पहले बात करते हैं कि आपका जो बेकेलाइट होता है बनता किससे है, तो आपका एक तो फिनॉल से बनता है, एक आपका फॉर्मेल्डिहाइड। जब दोनों का बहुलीकरण करवाते हैं तब आपके बेकेलाइट बनता है। इसका स्पेशल उपयोग होता है केबल इंसुलेटर के रूप में। केबल इंसुलेटर का मतलब केबल जो होती है, तार जो आते हैं उनके ऊपर जो परत चढ़ा देते हैं, विद्युत रोधी परत, उसके रूप में आपका बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि यह कुचालक होता है, ध्यान रखना है कुचालक होता है, इसकी वजह से केबल इंसुलेटर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा रेडियो टेलीविजन जो होते हैं उनका जो बाहरी आवरण होता है, यानी कि जो बॉडी होती है उनकी, उसको बनाने में आपका बेकेलाइट का उपयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बेकेलाइट से आपके जो स्विचेज हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे बात करते हैं लास्ट में संश्लेषित रबर यानी कि सिंथेटिक आपका रबर के बारे में। देखो प्राकृतिक रबर के बारे में ध्यान क्या रखना था आपको कि प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, लेकिन यहां पर संश्लेषित रबर भी हम बना सकते हैं, यानी कि प्रयोगशाला में हम रबर बना सकते हैं। कैसे, प्रयोगशाला में हम दो प्रकार से रबर बना सकते हैं, एक को हम बोलेंगे व्यूना एस, एक होता है व्यूना एन। देखो व्यूना एस और व्यूना एस एन का मतलब क्या होता है। जब ब्यूना, देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए ब्यूना का मतलब क्या होता है। ये ब्यूना है ना, BUNA, इसका मतलब होता है, ब्यूना का मतलब होता है, देखो एक आपका Na का मतलब तो है सोडियम, Na का मतलब तो इसमें है सोडियम, है ना। और BU का मतलब है ब्यूटाडाइइन, ब्यूटाडाइइन, ठीक है। तो यहां पर शॉर्ट में लिख दिया ब्यूना, तो इसका मतलब है ब्यूटाडाइइन और सोडियम। और यहां पर देखो, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्राकृतिक वो आपका संश्लेषित रबर है, दो प्रकार से बना सकते हैं, एक तो ब्यूना एस, एक ब्यूना एन। देखो ब्यूना एस कब बनेगा, जब आपका ब्यूटाडाइइन और स्टाइरिन मिलाएंगे तो ब्यूना एस वाला बनेगा। और अगर ब्यूना के साथ हमने क्या मिला दिया, एक्रिलोनाइट्राइल, तो यहां पर बनेगा ब्यूना एन। तो कुछ ध्यान नहीं रखना भाई, एस का मतलब क्या है स्टाइरिन और एन का मतलब नाइट्राइल। आपसे पूछ लेगा ब्यूना एस में एस क्या होता है, तो स्टाइरिन होता है, और ब्यूना एन में एन क्या होता है, तो एक्रिलोनाइट्राइल। और ब्यूना ऐसे होता है BUNA, BU का मतलब ब्यूटाडाइइन और Na का मतलब क्या होता है, सोडियम।
अब बात करते हैं इनका उपयोग कहां होता है। तो देखिए तेल की जो टंकियां होती है, मान लीजिए हम तेल भर के लेके जा रहे हैं, कच्चा तेल क्रूड ऑयल भर के लेके जा रहे हैं, है ना, तो उसकी जो हम टंकियां बनाएंगे, सीधी सी बात है, टंकी जिसके अंदर स्टोर करेंगे वो किसकी होगी, अगर रबर की होगी, है ना, तो सीधी सी बात है उसमें आग लगने का खतरा कम होगा ना। अरे सीधी सी बात, मतलब लोहे के अंदर हम लेके गए, लोहे के बर्तन के अंदर हम लोग पेट्रोल भर के लेके जा रहे हैं, मान लीजिए कैसे भी घर्षण उत्पन्न हो गया तो विस्फोट हो सकता है ना। तो ध्यान ये रखना है कि तेल की जो टंकियां होती हैं उनको बनाने में उपयोग करते हैं। इसके अलावा टायर ट्यूब जो बनाए जाते हैं वो इसी के बनाए जाते हैं। चिकित्सा के बहुत सारे उपकरण होते हैं उसमें इसका उपयोग करते हैं। जूते के जो तले होते हैं, है ना, जूते का जो नीचे वाला भाग होता है, तले जो बनाए जाते हैं वो आपके इसके बनाए जाते हैं। इसके अलावा पेट्रोल के नल, पेट्रोल के नल का मतलब है, मान लीजिए एक टंकी के अंदर हमने पेट्रोल भर रखा है, अब हमको निकालना है नल की सहायता से, तो अगर मैं लोहे का नल लगा दिया तो लोहे का नल जब खोलेंगे तो वहां पर क्या होगा, लोहे से भिड़ेगा, तो वहां पर आग लगने की संभावना ज्यादा होती है, और आग लगेगी तो वहां पर क्या होगा, पेट्रोल है वो बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है। इस वजह से क्या करते हैं, अगर प्लास्टिक का नल लगा दिया, प्लास्टिक से बढ़िया रबर का नल लगा दिया, तो बताओ क्या होगा, अच्छी बात है ना, वहां से क्या होगा, वहां पर आग लगने का खतरा कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि यह आपका संश्लेषित रबर था। एक क्वेश्चन और आप ध्यान रखना, प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला जो आपका रेशा था या पहला बहुलक था, आपसे पूछ लेगा प्रयोगशाला में बनने वाला पहला जो बहुलक था, नोट डाउन कर लेना, वो आपका था नायलॉन। ध्यान रखना नायलॉन था पहला, सबसे पहले जो प्रयोगशाला में आपका बनने वाला जो आपका बहुलक था, पॉलीमर था, जिसे हमने सबसे पहले बनाया था, वो आपका था नायलॉन। ये आपको ध्यान रखना है। ओके गाइज, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो मिलते हैं गाइज आपसे अगले वीडियो में। स्टे ट्यून कीजिएगा अगले वीडियो के लिए। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।